हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे समास की। समास जो हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक आता है और साथ ही कंपटीशन के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। इस समास को शुरू करने से पहले जो बच्चा इस हमारे चैनल से नया जुड़ा हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को भी जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं समास की प्रक्रिया को। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, यानी कि शॉर्ट करना। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किए जाएं। मतलब शॉर्ट से शॉर्ट शब्द में बड़े से बड़ा अर्थ प्रकट किया जाए, वो समास है। समास के उदाहरण रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। राजा का पुत्र, राजपुत्र। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुत उपयोग होता है। जर्मन आदि भाषाओं में भी समास का उपयोग काफ़ी होता है। समास के बारे में संस्कृत में एक सूक्ति प्रसिद्ध है, वंदो द्विगुरूप चहम मधिम नित्यमव्यभ्यव तत्पुरुष कर्म धार्य ये नहम यहम बहुग्रीवी। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। नील और कमल, नीलकमल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। समासिक शब्द समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र। समास विग्रह समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र। पूर्व पद और उत्तर पद समास में दो पद शब्द यानी होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। समास के भेद की बात करें तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ये सब है। प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद हैं। संयोग मूलक समास, आश्चर्य मूलक समास और वर्णन मूलक समास। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण है। पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु समास, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में और दोनों पद अप्रधान होते हैं बहुव्रीहि में। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान नहीं होता। अव्ययी समास की बात करें तो इसमें प्रथम पद अव्ययी होता है और इसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्ययी पद को प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्ययी की तरह प्रयोग हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही बन जाते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आजन्म, जन्म से लेकर। यथा साध्य, जितना साधा जा सके। धड़ाधड़, धड़ धड़ की आवाज़ के साथ। घर घर, प्रत्येक घर। रातों रात, रात ही रात में। आमरण, मृत्यु तक। यथा काम, इच्छा अनुसार। तत्पुरुष समास की बात करें, इस समास में दूसरा प्रधान होता है। ये कारक से जोड़ा समास होता है। इसमें गातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है, उसी कारक वाला जो समास होता है, इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र। शेर से आहत, शराहत। शर से आहत, शराहत। रहा के लिए खर्च, राह खर्च। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। राजा का महल, राजमहल। तत्पुरुष समास के भेद 8 होते हैं।
किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन दो भेदों का लुप्त रखा गया है, इसलिए विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष्य विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हों और लिंग वचन के समान हो, वहाँ कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। व्याधिकरण तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद और तथा द्वितीय पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो, उसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के रूप में राजपुरुष में प्रथम पद राग षष्ठी विभक्ति में है तथा द्वितीय पद पुरुष में प्रथमा विभक्ति है। इस प्रकार दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां होने से व्याधिकरण तत्पुरुष समास हुआ। यह 6 प्रकार के हैं: कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास आदि। अब कर्म तत्पुरुष समास की बात करें, इसमें 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण है रथ चालक, रथ को चलाने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, वन गमन, वन को गमन, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, देशगत, देश को गया हुआ, जन प्रिय, जन को प्रिय, मरणासन, मरना को आसन। करण तत्पुरुष समास की बात करें, जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इसमें 2 पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह व विभक्ति के द्वारा और से होता है, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं, मतलब के द्वारा और से। करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं स्वर चरित, स्वयं द्वारा रचित, स्वयं द्वारा रचित, मन चाहा, मन से चाहा, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, भुखमरी, भूख से मरी, धनहीन, धन से हीन, बाणाहत, बाण से आहत, ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त यानी कि बुखार, मंदांत, मद से अंधा, रस भरा, रस से भरा, भयाकुल, भय से आकुल, आंखों देखी, आंखों से देखी। संप्रदान तत्पुरुष समास की बात करें, इसमें 2 पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं, मतलब के लिए जहाँ हो। संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, सभा भवन, सभा के लिए भवन, विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, स्नान घर, स्नान के लिए घर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, देवालय, देव के लिए आलय, गौशाला, गो के लिए शाला। आपादान तत्पुरुष समास की बात करें, इसमें 2 पदों के बीच में आपादान कारक छिपा होता है। आपादान कारक का चिन्ह से या विभक्ति से अलग होता है, उसे आपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण है कामचोर, काम से जी चुराने वाला, दुरागत, दूर से आगत, रण विमुख, रण से विमुख, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पद मुक्त, पद से मुक्त, जन्म रोगी, जन्म से रोगी, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास की बात करें, इसमें 2 पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का, के, की होती है, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोक का तंत्र, दुर्वा दल, दूर्व का दल, देव पूजा, देव की पूजा, आम वृक्ष, आम का वृक्ष, राजकुमारी, राज की कुमारी, जलधारा, जल की धारा, राजनीति, राजा की नीति, सुख योग, सुख का योग,
मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा, श्रद्ध कण, श्रद्धा के कण, शिवालय, शिव का आलय, देश रक्षा, देश की रक्षा, सीमा रेखा, सीमा की रेखा। अधिकरण तत्पुरुष समास की बात करें, इसमें दो पदों के बीच में अधिकरण कारण छिपा होता है और कारक चिन्ह या विभक्ति में पर होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण है कार्य कुशल, कार्य में कुशल, वनवास, वन में वास, ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। इस प्रकार इसके उदाहरण सिर दर्द, सिर में दर्द, आप बीती, आप पर बीती। तत्पुरुष समास के उपभेद, नन तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में ऐसा समास जिनका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त ना होकर प्रत्यय के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है, जैसे नभचर, कृतिज्ञ, कृतिघ्र, जल्द, लक्कड़हारा आदि। लुप्त पद तत्पुरुष समास में जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त ना होकर पूरे पद पर सहित लुप्त हो और तब उसका समासिक पद बने तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है, जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की आदि। अब नव तत्पुरुष समास में इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, उसे नव तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे असभ्य न सभ्य, अनादि न आदि, असंभव न संभव, अनंत न अंत। कर्मधारय समास की बात करें, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान में मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसके उदाहरण है चरण कमल, कमल के समान चरण, नील गगन, नीला है जो गगन, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, पीतांबर, पीत है जो अंबर, महात्मा, महान है जो आत्मा, लाल मणि, लाल है जो मणि। इस तरह से इसके उदाहरण है। कर्मधारय समास के भेद भी है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणों भय पद, विशेषणों भय पद। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास में क्या होता है, जहाँ पर पहला पद प्रधान होता है वहाँ पर विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होता है, जैसे नीली गाय, नील गाय, पीतांबर, पीतांबर। विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास, इसमें पहला पद विशेष्य होता है और इस प्रकार के समासिक पद ज़्यादातर संस्कृत में मिलते हैं, जैसे कुमारी श्रमणा, कुमार श्रमणा। विशेषणों भय पद कर्मधारय समास, इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे नील पीत, सुनी अनसुनी, कहनी अनकहनी। विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास, इसमें दोनों पद विशेष्य होते हैं, जैसे आम गाछ, वायस दंपति। कर्मधारय समास के उपभेद भी है, उपमान कर्मधारय, उपमति कर्मधारय, रूप कर्मधारय। उपमान कर्मधारय क्या है, इसमें उपमान वाचक पद का उपमेय वाचक पद के साथ समास होता है। इस समास में दोनों शब्द के बीच में से इव या जैसे अव्यय का लोप हो जाता है और दोनों पद चूंकि एक ही कर्ता, विभक्ति, वचन और लिंग के होते हैं, इसलिए समस्त पद कर्मधारय लक्षण का होता है। इसे उपमान कर्मधारय समास कहते हैं, जैसे विद्युत जैसी चंचला, विद्युत चंचला। उपमति कर्मधारय समास में यह समास उपमान कर्मधारय का उल्टा होता है। इस समास में उप में पहला पद होता है और उपमान दूसरा पद होता है, उसे उपमति कर्मधारय समास कहते हैं, जैसे अधर पल्लव के समान अधर और पल्लव, नरसिंह के समान नरसिंह। रूपक कर्मधारय समास, जहाँ पर एक को दूसरे पर आरोप होता है वहाँ पर रूपक कर्मधारय समास होता है, जैसे मुख ही है चंद्रमा, मुख चंद्र। द्विगु समास की बात करें, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है या किसी अर्थ को नहीं। इसके उदाहरण है नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। इस तरह से इसके भेद उपभेद भी है, इसके उपभेद इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब द्वंद्व समास की बात करें, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं।
इसमें किसी भी पद को गौण नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे के पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एव का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के उदाहरण हैं जलवायु, जल और वायु, अपना पराया, अपना या पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। इसके भेद भी हैं इस प्रकार। बहुव्रीहि समास की बात करें तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। गजानन, गज का आनन है जिसका। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। उदाहरण है इसके। अन्य विशेष समास और उनके उदाहरण। संयोग मूलक समास। संयोग मूलक समास को संज्ञा समास भी कहते हैं। इस समास में दोनों पद संज्ञा होते हैं, अर्थात इसमें दो संज्ञाओं का संयोग होता है, जैसे माँ बाप, भाई बहन, दिन रात, माता पिता। आश्चर्य मूलक समास। आश्चर्य मूलक समास को विशेषण समास भी कहा जाता है। यह प्रायः कर्मधारय समास होते हैं। इस समास में प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद का अर्थ बलवान होता है। यह विशेषण विशेष्य, विशेष्य, विशेषण आदि पदों द्वारा संपन्न होता है, जैसे कच्चा केला, शीश महल, घनश्याम, लाल पीला, मौलवी साहब, राज बहादुर। वर्णन मूलक समास। इसे वर्णन मूलक समास भी कहते हैं। वर्णन मूलक समास के अंतर्गत बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास का निर्माण होता है। इस समास में पहला पद अव्ययी होता है और दूसरा पद संज्ञा। उसे वर्णन मूलक समास कहते हैं, जैसे यथाशक्ति, प्रतिमास, घड़ी घड़ी, प्रत्येक, भरपेट, यथासाभ्य। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। समास के कुछ उदाहरण हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इन दोनों में अंतर होता है और कर्मधारय समास के एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरे पद विशेष या उपमेय होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहले पद विशेष विशेषण का कार्य करता है, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ। और बहुव्रीहि समास में दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ, नील है कंठ। अब ऐसे ही सेम द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी अंतर दिया गया है। अब समास और संधि में अंतर क्या होता है? संधि और शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। उसमें दो वर्ण होते हैं, इसमें कहीं पर तो एक, कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता, जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। अब समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास में वर्णों का स्थान पर पद का महत्व होता है। इसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं और उनके बीच में विभक्तियों का लोप होता है। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित किया जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता, जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। तो आज ही हमारा समास की प्रक्रिया खत्म होती है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।